अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब। सर कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। दुआएं आपकी। सर काफ़ी सारे मामलात हैं जिन पर आज बात करनी है। मिसाल के तौर पे 10 का वाला ज़िमनी इंतखाब जो उस पर रोला बना हुआ है, जस्टिस काजी फायजी साहब का इख्तलाफी नोट, जी जी जरदारी साहब की यूसुफ गिलानी से मुलाकात और फिर नवाज शरीफ से रब्ता, और एक खबर इमरान खान साहब के घर से मुतल्लिक भी है। घर से उधर लगी हुई है। लेकिन पहले जो आपने कल जिक्र किया था कि इमरान खान ने खत लिखा नवाज शरीफ साहब को प्लॉट लेने के लिए, जी 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 ज़रा उस खत का बड़ा चर्चा है। हमारे काफ़ी सारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स ने इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि हमें भी वो लेटर दिखाएं ज़रा। हाँ यार, वो लेटर नहीं था, दरअसल वो ना दरखास्त थी। हाँ जी। जो उन्होंने उस वक्त के वज़ीर आला का नाम लिखी थी, वो उन्होंने लिखी थी, ये पड़ी हुई है मेरे सामने। हाँ जी। 2 अप्रैल 1987 को। हाँ जी, जो चाहते हैं कि देखना चाहते हैं वो देख लें। वो ठीक है ना, बड़ा करके और उसको बड़ा करके भी दिखाया सारा है। ठीक है। उसमें उन्होंने ये फरमाया था सादक और अमीन ने कि मेरा कोई घर नहीं है, ये लिखा था उन्होंने। वो नजर आ रहा होगा बिल्कुल। और मुझे एक प्लाट, रेजिडेंशियल प्लाट जो अलाट कर दिया जाए ताकि मैं वहाँ घर बना के अपने ज़ाती इस्तेमाल में ला सकूँ। वो प्लाट कहाँ है, कहाँ घर बना है? ज़मान पार्क में रहते थे। ज़मान पार्क के द्वारा अब गरा के द्वारा बनाया गया है और पता नहीं कितने करोड़ रुपए लग गए उस पर। और सुना कि बड़ी वो उनकी जो टूटियाँ छुटियाँ बड़ी गोल्डन शाइट टाइप। अच्छा। ठीक है ना, वही स्टाइल है जो अमीर लोगों का होता है। ठीक है। ठीक है ना। और वो पैसे तो अपने थे नहीं। हाँ। पैसे तो कहीं इधर उधर से एटीएम से ने वो भरने थे, तो जो मर्जी वहाँ शशके पूरे कर लेते हैं अपने। तो सादक और अमीन साहब ने वो ने एक तरह से ये दरख्वास्त जो होती है ना, इसके साथ आमतौर पे एक बयान अल्फी भी लगता है, लेकिन इनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया यार बयान अल्फी से, सिर्फ उस दरख्वास्त में। यानी वो हाथ से लिखी हुई दरख्वास्त है और शहाना अंदाज था वज़ीर आला का। उस वक्त बादशाह बने हुए थे वो। हाँ। उनके लिए आ गई, तेन प्लाट दिए हैं, साइन मार के आला फाड़ चक, LDA के रिकॉर्ड में मौजूद है। बिल्कुल। और ये जो मैंने निकलवाया था वो LDA के रिकॉर्ड से निकलवाया था और अनेक्चर 1 के तौर पे वो लगा हुआ है वहाँ पे। ओके, ठीक है ना। तो अब पता चल जाएगा कि देखे ना, इस चीज़ से पता चल गया ना। हाँ। कितने सादक और अमीन है। बिल्कुल। ठीक है ना। हाँ, डेट जरा गौर से देख लेना यार भाई। नहीं, आज के सादक अमीन नहीं, वो हमेशा से ऐसी हम हमेशा से ऐसे हैं जी। ठीक है, चलें सर अब चलते हैं असल मामले की तरफ। जो ज़िमनी इंतखाब था कल डस्का वाला, बड़ा हंगामा हुआ वहाँ पे। IG साहब भी गुम हो गए, चीफ सेक्रेटरी भी गुम हो गया, पोलिंग स्टेशनों का अमला भी गायब हो गया। यार वो कल हमने ये पहले भी हमने पेशगोई की थी कि वहाँ जोर है नून लीग का। हाँ। और नून लीग जीतेगी वहाँ से। हम वहाँ विजिट भी करके आए थे। बिल्कुल। तो वहाँ जनाब NA 75 में आपको पता है असला निकल आया, 2 बंदे जाम बाग हो गए। और यहाँ असला निकल आए, वो फिर इलेक्शन नहीं रहते, उनको चोरी हो जाता है। वहाँ जनाब उन्होंने फ़ोन किए, जो रिटर्निंग ऑफिसर था उन्होंने बताया इलेक्शन कमीशन को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, कि जनाब ये पता हो गया हुआ है, तो क्या करें। और फिर जनाब जो थे ना 20 पोलिंग स्टेशन, उनका रिजल्ट ही नहीं आ रहा था, बंदे गायब हो गए। यही होता है ना आमतौर पे। बिल्कुल। वो लेके चले जाते हैं। जो टर्नओवर है सॉरी, वो था 30 से 40 के दरमियान सबके। और जो 20 गायब हो गए, उनका जो वोट डालने का तनासिब है वो 88% तक पहुंचा हुआ है। बिल्कुल। फार्म 45, और फार्म 45 में होता है जिसमें लिखते हैं ना फलां ने इतने वोट लिए हर पोलिंग स्टेशन पे, फलां ने इतने लिए, फलां बूथ से इतने, फलां से इतने, वो साइन करके दे देते हैं, एजेंट भी साइन कर देते हैं उस पर। हाँ। वो भी आपस में नहीं मिल रहे। जो कुछ फार्म 45 है, 20 जो हैं उनकी बात कर रहा हूँ, पोलिंग स्टेशन की जो गायब हुए। ये तो कहते हैं, अब देखें ना, ये तस्लीम कर लिया उन्होंने असमान डार साहब ने कि मैं जनाब 3 घंटे महसूर रहा, यानी 3 घंटे उस पोलिंग स्टेशन में पोलिंग नहीं हुई। बिल्कुल। घंटा पहले। और वहाँ जो फायरिंग वाला इशू है, जहाँ वो MN नून लीग की नशीन अपनी है इफ्तिखार, वो वहाँ पहुँचती हैं, तो वो थानेदार जनाब रोक के बैठे, तो थानेदार के पास कोई इख्तियार नहीं पोलिंग रोकने का। ये होता है जो प्रिजाइडिंग अफसर होता है, उसने रोकनी होती है। हाँ जी। वो कह रहे फायरिंग कितनी हो रही है यार। हाँ। 2 फायर हुए थे तो पूरा पोलिंग रोक के बैठ गए। हाँ। और वो उसको साफ पता चल रहा है उस वीडियो से कि थानेदार साहब जो हैं वो एक पार्टी बने हुए हैं। ठीक है ना। अब चीफ इलेक्शन कमीशन साहब ने कहा है जनाब वो आए,
बताएं। उन्होंने वो अपने पास इंक्वायरी रख ली है। आईजी साहब को फ़ोन करते रहे हैं। हाँ जी, आईजी साहब ने मुतलका कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर सबको जनाब साढ़े बंदे लभो। हाँ जी। 20 साढ़े प्रिजाइडिंग अफसर गायब हो गए ने। बिल्कुल। और प्रिजाइडिंग अफसर सुबह जनाब 6 बजे पोलिंग बैग्स के बरा, ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा है इलेक्शन कमीशन, बिल्कुल, जिन्होंने ये अपनी प्रेस रिलीज जारी की है। हाँ जी। और वो कहते हैं असं फोन भी करते रहे हैं उन्होंने प्रिजाइडिंग अफसर को, लेकिन उन्होंने फोन भी रब्ता नहीं होता। कितना के रिमोट एरियाज हैं यार, कहाँ पे फ़ोन नहीं चलते मोबाइल आजकल, ठीक है ना। शेयर है। तो फिर जनाब वो कहते हैं कि रद्दबदल का शक है हमें 20 का, ये कहते हैं 23 पोलिंग दोबारा करवाई जाए जी। तो वैसे कुछ लोग कह रहे हैं 32, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक 23 का उन्होंने कहा है कि 23 में जो मुतलका नशीन इफ्तिखार है उन्होंने कहा है। लेकिन मरीम नवाज ने कहा कि पूरा दोबारा हो जाए। अब वो टॉक शोज में बैठे हुए हैं उस्मान डार साहब और दीगर, उनकी जो है सिटी गुम है, वो कोई वजाहत कर नहीं पा रहे कि ये क्या हो गया, वहाँ 88% कैसे हो गया और वो कैसे हो गया। अब चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उनके खिलाफ जो इसके जिम्मेदार पाए गए ना कार्रवाई होगी। मुझसे एक दोस्त पूछ रहे थे कि वो कैसे कार्रवाई होगी। ये ना था जो पीटीआई ने किया है ना इंतजामिया के साथ मिलके, ये था ऑपरेशन रद्दल नताइज। ऑपरेशन रद्दल नताइज यानी, लेकिन ये जो ऑपरेशन रद्दल फसाद वाले हैं ना, उनका इसमें किरदार नहीं है। हाँ, यही मैं कहने लगा था कि इस दफा वो उनका ऑपरेशन रद्दल फसाद वाले जो है उनका नहीं था। ये ऑपरेशन रद्दल नताइज जो है ये मुकामी इंतजामिया के साथ बिल्कुल मिलके किया है। तो हमने पहले 1-2 दफ़ा जिक्र किया कि इलेक्शन कमीशन के पास बड़े इख्तियार होते हैं, तमाम अदारे पाबंद होते हैं उनकी मामलत के। वो है आइन का आर्टिकल 220, उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ, जैसे सुप्रीम कोर्ट का मुतलका आर्टिकल है उस तमाम उसकी मामलत के पाबंद है इंतजामी, इसमें भी लिखा हुआ है कि वफाक और सूबे और इंतज़ामिया इलेक्शन कमीशन की मामलत के पाबंद हैं। वो जो हुक्म जारी करेगी उसकी पाबंदी करेंगे। अगर पाबंदी नहीं करते तो वो कार्रवाई कर सकते हैं, उसी तरह जैसे अदालत कार्रवाई कर सकते हैं तो इन्हें अदालत की कार्रवाई हो सकती है। जैसे इमरान खान ने कह दिया था बेशरम, इस टाइप की बात करती थी, फिर वो तो इन्हें अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी थी, तो फिर वे भागे सुप्रीम कोर्ट में। इलेक्शन कमीशन ने सॉरी कार्रवाई शुरू कर दी थी, जब भागे थे फिर सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब माफ़ी दिला तो हाँ माफ़ी नहीं, तो इसको इख्तियार नहीं, तो इन्हें अदालत की कार्रवाई कर नहीं सकते, उनके पास इख्तियार। अगर वो उसी तरह अगर वो लिखते हैं कि इंतज़ामिया मुलव्वज़ है फलां फलां अफसर, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, वो मुजाज अथॉरिटी को लिखते हैं इलेक्शन कमीशन, तो इनको वही करना पड़ेगा, कार्रवाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना। उसी तरह जैसे अदालत का हुक्म जो है उसके पाबंद है ना, उसी तरह इलेक्शन कमीशन के पाबंद है, फिर माफ़ी मांगनी पड़ी थी इमरान खान को, ठीक है। अच्छा सर, ये प्रेस रिलीज जारी करके तो इलेक्शन कमीशन ने एक अच्छा काम किया और स्टैंड ले लिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने, लेकिन ये इतना लाइट मामला था कि उन्होंने 23 तारीख को बुलाया है, यानी 4 दिन बाद। यार वो हंगामी तौर पे ही काम होने दिए। नहीं, हंगामी तौर पे रिजल्ट रोक दिया ना उन्होंने। हाँ, बात सुन लेना यार। हाँ जी, मनफी गल्ला बिच लभदा रहना तो नेगेटिव। इस बात पे देखो यार, उन्होंने एक्शन लिया, उन्होंने शिकायत की, जी, उन्होंने एक्शन लिया, हाँ जी, फौरी तौर पर रिजल्ट रोक दिए, ठीक है। रिटर्निंग ऑफिसर ने रिपोर्ट दी, हाँ जी, आरओ ने, हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट आरओ जो था उसने रिपोर्ट दी अपने इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ने कहा जी रिजल्ट रोक दें, ठीक है ना। अब खुद उसकी जो इब्तदाई तहकीकात हैं, हाँ जी, उसके और जो आरओ ने भेजी हुई है उसकी बुनियाद पे ये प्रेस रिलीज जारी हुआ है, और वो खुद कह रहे हैं कि ये गड़बड़ है, 20 हल्कों में कम से कम 20 हल्कों में जरूर है गड़बड़। हाँ जी, अब इसका जायजा लेंगे। अब रिपोर्ट मांगी उन्होंने आईजी से, हाँ जी, ठीक है ना। उस वक्त तो मिल ही रहे थे इनको। हाँ, ये यार कैसे हो सकता है कि हल्के में जिस ऐसा हसास हल्का जहाँ 2 बंदे जहाँ बक हो गए फायरिंग से इस हद तक, और पूरी मशीनरी जो है रियासती वो लगी हुई है ऑपरेशन रद्दल नताइज पे, और आईजी साहब को पता ही ना हो। 3 बजे राब्ता होता है यार, रात के 3 बजे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसके अहकामात के पाबंद हैं ये, ठीक है ना, चीफ सेक्रेटरी से राब्ता होता है। वो कहते लभते हैं दोबारा, फिर चीफ सेक्रेटरी ने भी कोई जवाब नहीं दिया, अनअवेलेबल, ठीक है ना। वो कहते जो कर लिए पहले उधर बोरा शोरा ला लिए। अब वो अगर वो अंगूठों के जो होते हैं थंब इम्प्रेशंस चेक करेंगे तो वो भी जाली निकल आएंगे, क्योंकि 40% के करीब
असल वहाँ रहा है इतना सब हाँ जी वोटों का। तो ये 88 और 95% जो हैं वो बाकी तो फिर जाली होंगे ना। ठीक है ना। बिल्कुल। बेहतर यही है कि वो अगर ये होता है हाँ जी और ये जीत रहे हैं उनके हक में। अब आपके शहबाज गिल साहब जो है हाँ जी उन्होंने कल ही ये एक कर दिया था कोई शाम को कि जनाब हमारे हबीब अकरम साहब हैं दुनिया में। हाँ जी उन्होंने कहीं बीपर दिया था, वो दुनिया के एंकर है ना। हाँ जी बिल्कुल। 2018 के इलेक्शनों में सारे वो लगे लुगे रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और कहा जनाब ये हबीब अकरम साहब ने जो करने की कोशिश की है असरअंदाज होने की। इन्होंने पहले कह दिया जनाब नून लीग हार रही, देखो जनाब साढ़े को तो सारे 45 जेडे ने आ गए ने। तो इसमें तो पीटीआई जीत रही है। अब 6 बजे तक वो बंदे आए नहीं थे। अगली सुबह 6 बजे। अगली सुबह हाँ जी 6 बजे तक बंदे आए नहीं थे जी। और ये अगर मैं ये बताना लगूँ कि वो क्या मिलते शिलते भी करते रहते हैं हबीब अकरम की शहबाज गिल साहब, तो वो फिर बात बहुत अंदर की होगी। वो कैसे पता चलेगा 2 बंदों के दरमियान बात हुई तो किसने बताया इनको। हाँ जी ठीक है ना। तो वो जनाब कहते हैं कि एक और ट्वीट किया उन्होंने जिसमें वो कहते हैं 7,827 वोटों से हम जीते और 5:40 उससे पहले एक और ट्वीट है कि 5:40 पे सुबह हाँ जी रिजल्ट आ चुका था मुकम्मल। और वो जो प्रिजाइडिंग अफसर हैं वो 6 बजे जा रहे हैं। यानी इन्होंने उनसे ले लिए पहले ही। बिल्कुल। फॉर्म 45 जाली जो बनाए हुए हैं यार वो इकट्ठे करके बना के सारा। ठीक है ना। इन्होंने कहा ओके जाएं भाई जाके वहाँ जमा करवाएं। तो ये सारे फंसेंगे, प्रिजाइडिंग अफसर भी अंदर होने चाहिए। बिल्कुल। एक दफा सख्त इन्होंने इकदाम कर दिया ना, सख्त एक्शन कर लिए। और रद्दल फसाद वाले थे नहीं इसमें। ये ऑपरेशन अपना रद्दल नताइज वाले थे, तो रद्दल नताइज वालों को तो पकड़ा जा सकता बड़ी आसानी के साथ। हाँ जी सर, मरियम नवाज ने भी स्टैंड ले लिया। उन्होंने वो कल जारी डस्का और उन्होंने कहा कि अब 2018 की तरह हम खामोश नहीं बैठेंगे, अब ये मेरा एक और रूप देखेंगे। यार वो यही तो है, वो अग्रेसिव है। वो तो मैंने पहले भी हमने बात की होगी 2023 के इलेक्शन वो स्कोर करेंगे इसी तरह करेंगे ना। अगर 2000 अब वो क्या वो चुप करके कैसे बैठे। वो जीते हुए वादे जीते हुए। ठीक है। जब 20 का रहता था। हाँ जी 240 का शायद आया था जितना भी है, 340 का जितना भी था रिजल्ट आ गया हुआ था उस वक्त वो 5-7 हज़ार से जीत रहे थे। अचानक फिर ये 20 गायब हो गए और अचानक फिर 20 आ गए। ठीक है सर। वो जो नौशहरा वाला इलेक्शन था वहाँ पे भी नून लीग जीत गई। तो वहाँ पे परवेज खटक साहब की वो तबकी तो काम नहीं करेगी कि मैं ना चाहूँ तो हुकूमत एक दिन नहीं चल सकती। लग तो ये रहा। अब जो लोग कह रहे हैं ना कि उनके भाई जो लियाकत खटक साहब हैं, हाँ जी उन्होंने पीटीआई के बंदे की मुखालफत की है। बिल्कुल। और जो खटक साहब के भतीजे हैं ना, हाँ जी जब इलेक्शन कल अनाउंस हुआ रिजल्ट पीटीआई के उम्मीदवार के हारने का और नून लीग के जीतने का, तो उन्होंने बकायदा अपने डेरे पे जश्न किया। ठीक है ना। अब लोग तो ये कह रहे हैं ये खटक साहब ने जो सफाई दी है कि मेरे अपने भाई के साथ कोई जायदाद का तनाज़ा है। तो ये है वो भी अगर तनाज़ा है वो था तो आपाशी का अब हटा दिया ना। बिल्कुल बिल्कुल। आपाशी का सूबाई वजीर था। बिल्कुल। कोई मामूली होता नहीं होता। और ये वो हल्का है जहाँ से जीत के परवेज खटक साहब वजीर आला बने थे। ठीक है ना। उनका अपना समझ लीजिए भाई हल्का है तरह से। बिल्कुल। और वहाँ शिकस्त हो जाना नून लीग को, इमरान खान साहब को सोचना चाहिए कि हो क्या रहा है उनके साथ। अगर ये पीटीआई वाले नौशहरा से हार गए हैं और परवेज खटक का भाई जो है वो बगावत कर गया है, इसका मतलब यही है कि भाई आइंदा जो है ना झंडी दिखाती है वहाँ हमने वज़ीर आज़म आपके को पीटीआई को। और लोग जो हैं अब उनको कोई इसका बादर करने के लिए तैयार नहीं है कि हम जनाब पीटीआई में रहते ही नहीं। वो तो पहले ही ढूंढ रहे हैं कोई बंदा हमें सर पे हाथ रखे। बिल्कुल। और हम अपना अलग और आप बता चुके हैं कि उन्होंने हाथ रख दिया है। हाथ रख दिया। अपोजिशन वालों ने कहा कि जनाब आप करें। चलिए सर बात आगे बढ़ाते हैं। वो जस्टिस काजी फाइज ईसा का इख्तलाफी नोट भी सामने आ गया है वज़ीर के तरक्याती फंड वाले मामले पे। यार वो ना ज़बरदस्त उनका नोट है, 28 सफ़ात है उसके। उसका पैराग्राफ है 39 वहाँ जो लिखते हैं कमाल लिख दिया उन्होंने। उनका यार मैंने सोचा था कि इस्तीफ़ा दे दूँ इसके बाद, और इस्तीफ़ा लेकिन मैंने कहा कि यार जो आइन और अवाम का एक जज से ज़्यादा आइन और अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ ज़्यादा अहम है, इसलिए मैंने रिज़ाइन नहीं दिया। और फिर वो उन्होंने जो मुख्तलिफ सवालात उठाए हैं उन्होंने तो भाई जी जो 2 जज हैं चीफ जस्टिस समेत
कम से कम 2 जज और हैं, मिस्टर जस्टिस उमर रता बंदयाल और मिस्टर जस्टिस बशीर आलम, उन पर भी सवालात उठाए हैं। उनका जनाब मैंने खत लिखा था कि ये नोटिस हमने पहले भी कहा था, ये नोटिस लिया था मैंने और मिस्टर जस्टिस मकबूल बाकर ने, जुडिशल आर्डर था। तो चीफ साहब ने कैसे इसको लार्जर बेंच में बदल दिया। मैंने, वो कहते हैं चीफ जस्टिस से ये कहा, खत लिखा उनको, एक खत तो मंत्रियाम पे आ गया ना, एक पुराना खत उन्होंने लिखा, जब 2 रुकनी बेंच की बजाय 5 रुकनी बना दिए चीफ ने अपनी सरबराही में। वो कहते हैं कि पहली बात ये, इतनी दिलचस्पी क्यों थी इनके इस मामले में, एक बात। दूसरी वो ये कहते हैं कि जनाब मुझ पे इल्ज़ाम लगाया इन्होंने। तीसरे कहते हैं मैंने खत लिखा ना कि जनाब मकबूल बाकर को क्यों निकाल दिया इन्होंने, उसका जवाब भी नहीं दिया उन्होंने। वो कहते हैं ये तमाम इक़दाम जो हैं वो आइन से मुतसादम और अपने इख्तियारात से तजावुज़ है। वो कहते हैं मुझ पर इन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि जनाब ये जानबदार है और तसब का मुजाहरा करेगा, वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ मुकदमात की समाअत न करें। उन्होंने कहा मेरा जो केस है वो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ, उसकी कार्रवाई के खिलाफ। उसमें ये लोग भी जो जब बेंच में बैठे हुए थे, जिन्होंने मुझे रोका है काम करने से, अगर तसब और जानबदारी का फार्मूला जो उन्होंने वज़ा किया है वो तो इन पर फिट आता है। वो कहते हैं जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हेड हैं चीफ जस्टिस गुलजार साहब खुद, और जस्टिस बशीर आलम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर हैं, जिसकी कार्रवाई को चैलेंज किया हुआ है ना, बिल्कुल उन्होंने काजी साहब ने। और मिस्टर जस्टिस उमर रता बंदयाल जो हैं वो भी 21 दिसंबर 2020 को तीसरे सीनियर मोस्ट जज होने के लिए मेंबर बन चुके हैं उसके। ठीक है। और अगर बंदयाल साहब भी मेरा केस होने जा रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ केस है, और वो तो नहीं कह रहे कि मैंने नहीं सुनना। बिल्कुल। ये 3 बंदे जो हैं, कम से कम इनको अगर ये मेरे क्यों के ये रिस्पोंडेंट हैं, तो इन्होंने मेरे खिलाफ फिर क्यों ये बात की। बिल्कुल। जैसे अगर मैं वज़ीर-ए-आज़म का, वो कहते हैं कि मैं अपने ज़मीर के मुताबिक जो और आइन और हलफ के ताबे जो है वो तमाम एकदम मेरे लिए, मैं इमरान खान को जानता ही नहीं ना, मैं मिला हूँ कभी। मैं तो एक, मेरे ख्याल में गैर आइनी इक़दाम था उसका, उसमें मैंने नोटिस लिया। वो कहते जो व्हाट्सएप वाला था, वैसे व्हाट्सएप वाली बात जो है वो तहकीक होनी चाहिए थी, क्यों नहीं तहकीक हुई कि जनाब वो वज़ीर-ए-आज़म बयान भी दे रहा है, अपने दस्तखतों के साथ एक रिपोर्ट देता है कि जनाब ने कोई नहीं जारी की थी। उनके पास सबूत है कि जनाब ये देखें, और जब वो दिखाई है उसी वक्त भाग गए हैं वो कि जनाब वो निपटा दिए। वो कहते हैं जैसे हमने कहा था कि जनाब कोई एतराज़ नहीं किया गया अटॉर्नी जनरल की तरफ से, वो भी उन्होंने कहा है कि जब मुझ पर एतराज़ ही कोई नहीं किया था उन्होंने। ये तो चीफ जस्टिस का एक जानबदाराना इक़दाम है। बिल्कुल। जो उन्होंने बड़े गहरे सवाल उठाए हैं। कल कलां को ये हो सकता है कि कोई ऐसी हुकूमत आ जाए अभी, या कोई बादमीर लोग हों तो बिल्कुल वो भाई जी इस पे कर सकते हैं कि इन 3 जजों के खिलाफ कम से कम जो है ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला जा सकता है, बल्कि 4 के खिलाफ हो क्या कानून, उसकी कोई हैसियत नहीं, मेरे साइन ही नहीं है उसमें। तो उसके 5 रुकनी बेंच है, 4 जज फैसला दे रहे हैं, 1 बच्चे कह रहे तू नहीं भी चल, तू नहीं रुक, ये क्या बात हुई। अगर मादी में छोटी सी बात पे, ज़बानी बात पे इंक्वायरियाँ हो जाती थी वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ, तो ठीक है ना, तो यहाँ तो लिखी हुई बात थी। वो कहते भाई ये इस नंबर से, इस नंबर वाले को ट्रेस करो और पता करो। हाँ सर, मसले नहीं है, ठीक है ना। फाइनेंस सेक्रेटरी जो है वो बयान भी दे के ये जारी नहीं हुए फंड। बिल्कुल। शिराज सैन के बेटे के, बिल्कुल साले हुसैन, ठीक है, नीयत साफ हो तो फिर तो एंड तक पहुंचना मसला नहीं जा रहे कुछ। ठीक है सर। अगला मामला ये है कि गिलानी साहब गए हैं कराची, वहाँ पे उनकी जरदारी साहब से, बिलावल साहब से मुलाकात भी हुई। जरदारी साहब ने उनकी नवाज शरीफ से बात भी करवाई, और वही सेनेट इलेक्शन के लिए उन्होंने कहा जी यार वो सारी तन मन धन कुर्बान करने, ये नहीं, वो पहले कहा था कि जनाब वो सारी जमा तफरीकें की हुई हैं। हाँ जी। गिलानी साहब को उन्होंने हौसला दिया है जरदारी ने कि देखें जनाब वो पहले भी आपके साथ हैं, ज़ाहरा तजवीज़ और तईद कुरिंदगान में शहादत का कानाबासी भी शामिल है, तो भाई वो तन मन धन के साथ आपके साथ हैं। तो उन्होंने कहा कि मरियम बीबी को मिलो जाके। हाँ जी। मरियम बीबी में कैद था, वो भी पूरा जोर लाएगी, टेंशन नहीं लेनी तुझे, ठीक है ना। बंदे टूटने लिए तैयार है, बंदे तो यार शो ऑफ हैंड के जरिए वोट देने के लिए तैयार। बिल्कुल सर, ये ज़िमनी इलेक्शन मैं उन 2 या 3 MNAs हाँ जी के नाम ले सकता हूँ इस वक्त, जो PTI के हैं, और वो हाथ खड़ा करके वोट देने के लिए तैयार है। ठीक है। 2 के साथ मेरी बात हुई, तीसरे को उन्होंने खुद बताया कि वो भी साढ़े ना आ रहा।
सर मैं नाम पूछूं आपसे कि नाम नहीं, अच्छा नाम नहीं ठीक है वो हो सकता है एक दिन पहले हम बिल्कुल बताएं। बिल्कुल इलेक्शन से एक दिन पहले वो भी प्रेशर बड़ा बढ़ जाता है ना। बिल्कुल वो राजा रियाज के अलावा है, ठीक है ठीक है ना। राजा रियाज के साथ भी जहांगीर तरीन ने ये नहीं कहा उसको जाके, वो उन्होंने राजा रियाज साहब कहते हैं कि मैंने पूछा था उनसे, हाँ जी। वो शेर वसीर की आए थे नवाब ताजियत के लिए बहन की, हाँ जी। तो वो हमने पूछा था कि जनाब की करना होता जहांगीर तरीन का, उनके देख लांगे। ये नहीं कहा कि ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੜ ਜਾਓ ਜਨਾਬ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਹਾਜ਼। बिल्कुल वो ऐसे ही बस अल्लाह खैर करे, वो उसकी जल्दी जल्दी सवाल। अच्छा सर वो मामला ये है कि वो जो है खातून अव्वल बुशरा बेगम, उनकी बहन है मरियम रियाज भट्टू। अच्छा, उनके बारे में ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि उनको मरियम क्या नाम बताया? मरियम रियाज भट्टू। यार जो शुरू में था ना मरियम रियाज भट्टू, ये दुबई में शायद होती है। एग्जैक्टली दुबई में थी। दुबई में जब शुरू में ये मामला आया था ना शादी वाला, हाँ जी, पीरनी वाला, हाँ जी, तस्वीरें मेरे ख्याल मरियम की लग गई थी उस पर। वो क्या नाम है उनका? मरियम रियाज भट्टू। हाँ, तो वो बाद में कोई रोला शोला बन गया था, नहीं ये नहीं है वो नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है कोई ऐसी बात अफवाहें भी थी कि पीरनी ने कोई 2-3 ने इमरान खान को रिश्ते पेश किए थे कि ये देखें ये आप इनके साथ शादी कर लें हमारी फैमिली में, तो आपका वो भला हो जाएगा, वज़ारत उज़्मा सीधी हो जाएगी, क्योंकि वज़ारत उज़्मा का रास्ता जो है वो हमारे घर से होकर जाते हैं उनकी पीरनी के। ये उनको क्या लगा दिया जी अब? उनको सर HEC में एक आला खुदे पे 8.5 लाख रुपए माहना तनहा पे। ओ ये कोई वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम है HEC के साथ। ये यहाँ प्रोजेक्ट होते हैं, वो प्रोजेक्ट के ऊपर ना प्रोजेक्ट डायरेक्टर वगैरह यहाँ जो बंदे हायर करते हैं जी, उनके साथ एक मादा होता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, और अंधाधुंध करते हैं। यार ये इनके लिए ना कुछ शर्म वाली बात नहीं है, वो किसी को भी कर सकते हैं। हम लोग इससे वास्ते तो नहीं असी अपनी इज्जत गवाइयां सी कि इन्नी बदनामी ले कि जनाब इन्ने बंदे छड़ के नानी टुर गई उधर इमरान खान के नाल, ऐसे कम्मा वास्ते किए। उन्होंने तो मुंडा जो ठेके लै रहा तड़ा सतीला बेटा है इमरान खान का, इब्राहिम साहब यार। अच्छा ठीक है, नहीं जिन्होंने वजाहतें भी दी थी, ठीक है, वो पता करें कि कितने बड़े ठेकेदार हो गए हैं। ठीक है। और यार ये पहली दफा नहीं हुआ आपकी तय है ना सरताज गुल, जिन्हें मैं कभी कभी सरताज गुल भी कह देता हूँ। उनकी बहन शबनम गुल वाला मामला याद है आपको? बिल्कुल लाहौर यूनिवर्सिटी में ना इधर असिस्टेंट बना दी, वो PhD की स्कॉलर थी और PhD हो ही रहा था उनसे, तो उन्होंने कहा नेक्टा में इनको ट्रैक्टर लगा दे। और ये फरवरी 2019 में सरताज गुल के पर्सनल स्टाफ अफसर ने खत लिखा था सेक्रेटरी दाखिला को। आजम क्या नाम था उनका? आजम सुलेमान साहब। आजम सुलेमान साहब, पता नहीं कुछ लाइन है वो। हाँ आजकल लगाए हुए, पहले रह चुके हैं चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी, और वो भी। आजम सुलेमान साहब को खत लिखा था कि बीबी की आपके साथ ज़बानी कलामी जो बातचीत हुई है ना, हाँ जी, कि शबनम गुल के हवाले से, तो भाजी उनको नक्टा का डायरेक्टर लगा देगा। उसमें हुआ ये था कि आजम साहब जो है, आजम सुलेमान साहब, वो ज़बानी कलामी बात पे नहीं लगाना चाह रहे थे कि मैं फंस जाऊंगा। उनका मैंने डायरेक्टिव लिखो, फिर डायरेक्टिव लिखवाया वहाँ से। अच्छा, आपको थोड़ी सी खबर और आगे वाले भी सुन ले इसमें, वो शायद आ गई हो मीडिया पे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जब उनको लगाया गया था डायरेक्टर नेक्टा का, हाँ जी, तो वो जो खत था ना बीबी का, वो आजम सुलेमान साहब ने लीक किया था। आजम सुलेमान साहब ने ही मीडिया को या अपने किसी दोस्त के जरिए वो लीक करवाया था कि यार ये अन्नी पै गई है यार, हाले तो साल भी नहीं होया। बिल्कुल ठीक है ना। नेक्टा में उसमें क्या जराइम में क्राइम में क्या उसकी स्पेशलिस्ट थी, वो कहते PhD स्कॉलर इस जुर्मनोलॉजी में PhD कर रही है, और कब से कर रही है? करी जा रही है, और छुट्टियाँ ली हुई है, घर में बैठी हुई है, आ ही नहीं रही, किसी को पता ही नहीं कहाँ है कहाँ नहीं। इनके लिए कोई शर्म वाली बात है नहीं। शर्म वाली बात होती तो वो अब लोग जो बातें कर रहे हैं यार छोड़ो उसको। इमरान खान की यार शादी तो एक ठीक है ना, मजबूत हाँ जी काम है, उन्होंने गड़बड़। हाँ सर, वो देखें, ये आपने कहा ना नेरी मचाई हुई थी, ये नेरी मजीद बचने लगी थी, वो फर्ज शादी वाला मामला यार, वो जिनको काड़ा वाली खातून है हमारी, हाँ जी, तो वो बड़ी पॉपुलर और मशहूर खातून है। फराह खान वो होता है ना, आम तौर पे ख़वातीन अपने नाम फिर चेंज कर लेती हैं, ठीक है ना। उनका नाम तो कोई शहजादी है, फरहत शहजादी है, तो उन्होंने फराह खान कर लिया अपने आप को। तो वो किसी और नाम से भी मशहूर रही हैं। अच्छा, वह ना किसी और नाम से भी मशहूर रही है। वो आपको क्या हमने वो चले खोलने हैं किस्से पुराने हैं
हाँ, लेकिन सर मुझे पता लगा कि आपके पास कोई वज़ीर उस्मान बुज़दार से मुतल्लिक भी खबर है। वो तो यार पुरानी खबर हो गई है, उसकी शादीशुदी वाली दृश्य वाली। अच्छा चल रहे सर, उस पर बाद में बात करेंगे। वो क्या है, वो तो उन्होंने किया, उन्होंने वैसे वो यार शाद भट्टी ने इंकशाफ किया था, उनको लीगल नोटिस भेज दिया था उन्होंने। फिर वो पता नहीं क्या हुआ, लेकिन वो शादी तो शायद हुई है उनकी। अच्छा हाँ, वो उनकी बेटियाँ ही है ना पहली बीवी से, तो अब वो बेटे की तलाश में शादी कर रहे हैं, शायद एक और शादी का मौका है ना, ठीक है ना। हालांकि कहते हैं कि औलाद जो है वो शोहर की किस्मत से होती है और बीवी की किस्मत से, ये बना हुआ है। हाँ जी। तो अब अगर इनके अपनी किस्मत में नहीं है, हाँ सर, वो इनको क्रोमोसोम्स का पता नहीं ना, XY और डबल X और डबल Y वाले सिस्टम, वो जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पे आजकल भी इसी तरह के मामले चलते हैं ना, पुराने कवानीन वहाँ पे चले। काफ़ी हो गया आज तक के लिए, आपने सुन ली तमाम मामला पे चौधरी साहब की राय। आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।